हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जीके का पोर्शन सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट कब लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन है फरवरी 1998 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 2001 में, सी ऑप्शन है सितंबर 2003 में, डी ऑप्शन है सितंबर 2004 में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2004 में एजुसेट को लॉन्च किया गया था। जीसेट 3 को एजुसेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 20 सितंबर 2004 को श्रीहरिकोटा से GSLV FO1 प्रमोचक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एजुसेट पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो संपूर्ण भारत में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है तिल्ली, डी ऑप्शन है पित्ताशय। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का अग्नाशय इंसुलिन पैदा करता है। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकान तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। वहीं इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हेपेटोसाइट और एपिडोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को इसका आंसर पता होगा। आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ए ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, बी ऑप्शन है एस चानू, सी ऑप्शन है गीता फोगाट, डी ऑप्शन है MC मैरी कॉम। तो प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलक हैं और वे ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें अर्जुन पुरस्कार 1994, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में दिया गया तथा पद्मश्री 1999 में कर्णम मल्लेश्वरी को प्रदान किया गया पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन है टेबल टेनिस, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन है क्रिकेट, डी ऑप्शन है हॉकी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित होती है। देवधर ट्रॉफी ए श्रेणी का घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका नामकरण प्रोफेसर DV देवधर के नाम पर किया गया है। DV देवधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट किसे कहा जाता है? तो DV देवधर को कहा जाता है। वर्ष 1973 से 74 से प्रारंभ देवधर ट्रॉफी का खिताब अभी तक सर्वाधिक बार उत्तरी क्षेत्र ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो ये तो सभी को पता होगा।
ओ ब्लड ग्रुप जो है सार्वभौमिक दाता होता है। रुधिर वर्ग के विषय में जानकारी देने वाले पहले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे, जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी। इन्होंने रुधिर को इसकी एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया, जिसमें पहला जो था ग्रुप ए में एंटीजन ए तथा प्रतिरक्षी बी होता है, ग्रुप बी में एंटीजन बी तथा प्रतिरक्षी ए होता है, ग्रुप ए बी में एंटीजन ए व बी तथा प्रतिरक्षी कोई नहीं होता, और ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं तथा प्रतिरक्षी ए व बी पाए जाते हैं। इस प्रकार ए बी रक्त समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही कहलाते हैं, वहीं रक्त ओ समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक सर्वदाता तथा सार्वभौमिक दाता कहलाते हैं, क्योंकि इनके रुधिर में एंटीजन नहीं पाया जाता। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वदाता ओ को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और प्रतिरक्षी और ए और बी पाए जाते हैं। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप जो है ग्राही है, सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है, और ओ जो है सभी को एक्सेप्ट नहीं करता है। पर ओ ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो सभी को दे सकता है, पर उस किसी का ब्लड वो ले नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए ऑप्शन है दूरी की, बी ऑप्शन है समय की, सी ऑप्शन है तीव्रता की, डी ऑप्शन है चाल की। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रायः बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है अथवा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। वहीं समय की इकाई सेकेंड, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला तथा चाल की इकाई मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। यह पुस्तक वर्ष 1926 में प्रकाशित की गई थी। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो इस पद पर 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक रहे थे। इसके अतिरिक्त वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन है गुरनाल मेंडल, बी ऑप्शन है जोनाथन ग्रेगसन, सी ऑप्शन है मार्क थेंट, डी ऑप्शन है जॉन ग्रेशम। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मेंडल थे। गुरनार मेंडल एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे। उन्हें वर्ष 1974 में फ्रेडरिक हायेक के साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा और आर्थिक विचलन के सिद्धांत के क्षेत्र में अग्रणी कार्य और आर्थिक, सामाजिक व संस्थागत के लिए घटना के तीक्ष्ण विश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके द्वारा लिखित पुस्तक एशियन ड्रामा इन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस थी, जो वर्ष 1968 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है एगमार्क का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, बी ऑप्शन है मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह, सी ऑप्शन है खाद्य एवं बीजों का प्रमाणन चिन्ह, डी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एगमार्क जो होता है वो गुणवत्ता के लिए लगाया जाता है। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उन पे एगमार्क, होलोमार्क लगा होता है, वो एक खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह होता है। कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937 कृषि उत्पादों एवं पशुओं के लिए उत्पादों की श्रेणियों के मानक निर्धारित करता है। यह मानकों के उपयोग को शासित करने के लिए शर्तें तय करता है तथा कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, चिन्हांकन एवं पैकिंग के लिए प्रक्रिया भी तय करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो गुणवत्ता का चिन्ह निर्धारित किया गया है उसे एगमार्क कहते हैं, जो कि कृषि विपणन का संक्षिप्त नाम है। अतः एगमार्क ही खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात राज्य।
भारत की मुख्य भूमि का तटीय विस्तार 6300 किलोमीटर तथा द्वीपीय क्षेत्र का संयुक्त तटीय विस्तार 1216.6 किलोमीटर है। अर्थात भारत की तटीय रेखा 7316.6 किलोमीटर लंबी है। प्रश्नानुसार गुजरात राज्य की तटीय रेखा 1600 किलोमीटर लंबी है। अर्थात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। वहीं आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा 970 किलोमीटर की है। तमिलनाडु की तटीय रेखा 980 किलोमीटर तथा केरल की तटीय रेखा 550 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी एक कॉलोनी थी। तो पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करती थी। पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के सभी क्षेत्र लगभग 138 वर्ष तक फ्रांसीसी शासन के अधीन थे। अर्थात पौंडीचेरी फ्रांसीसियों की एक कॉलोनी थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपने व्यापार तंत्रों को स्थापित करने के लिए 1673 में पौंडीचेरी में अपने व्यापारिक आधार स्थापित किए थे। वहीं 1 नवंबर 1954 को पौंडीचेरी का भारत संघ में विलय हो गया और वर्ष 1963 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। अगला क्वेश्चन है, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1901 में, बी ऑप्शन है 1905 में, सी ऑप्शन है 1907 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी रासबिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इस अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पास करवाए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गरमपंथी व नरमपंथियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? वर्ष 1912 में, वर्ष 1914 में, वर्ष 1913 में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने वर्ष 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया व उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजित किया गया। इसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। विधिवत 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है? तो ए ऑप्शन है ए के अय्यर जी, बी ऑप्शन है ज्ञान सुधा मिश्रा जी, सी ऑप्शन है कुलदीप सिंह जी, डी ऑप्शन है एस बालाकृष्णन जी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के कुलदीप सिंह जी को ग्रीन जज कहा गया था। कुलदीप सिंह 18 दिसंबर 1988 से 31 दिसंबर 1996 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर आसीन रहे थे। उन्हें ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ताजमहल स्मारक क्षेत्र को प्रदूषक से बचाने के लिए वर्ष 1996 में एक फैसला सुनाया था, जिससे ताजमहल व उसके आसपास के क्षेत्रों में संचालित उद्योगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी कारण इन्हें ग्रीन जज का नाम दिया गया था। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न उत्तर व्याख्या के साथ। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक वीडियो का जो